के बारे में। जी, सबसे पहले तो मैं नमस्कार कहूंगा जी सभी दर्शकों को। तो और जय भाई आपको भी, जो आपने मेरे को जो अपॉर्चुनिटी दी है अपने दर्शकों के रूबरू करने की, सो उनसे नमस्कार है मेरा। उसके बाद मैं माफी मांगना चाहता हूँ सबसे पहले ही, क्योंकि मेरी जो मदर लैंग्वेज है वो है पंजाबी। तो मैं पंजाबी में पला बड़ा जहाँ तक पहुंचा, तो मेरी हो सकता है हिंदी इतनी अच्छी ना हो, उसके लिए मैं पहले ही माफी मांगता हूँ सबसे। हाँ, थोड़ी बहुत हरियाणा में रहा हूँ तो बोल सकता हूँ, थोड़ी बहुत कहीं कहीं पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको आप खुद ही एडजस्ट कर लेना। मेरे हिसाब से आपके दर्शक काफी इसमें लीनेट होंगे और वो खुद एडजस्ट कर लेंगे मेरे साथ थोड़ा बहुत। सो आपने पूछा मेरे बारे में, मेरा नाम जैसे मिंटू बराड़ है। वैसे तो मेरा पूरा नाम तो गुरशमिंदर सिंह है, उसको बहुत कम लोग जानते हैं, पर अगर आप मिंटू बराड़ बोलते हैं या लिखते हैं या गूगल करते हैं तो मेरी सारी जानकारी वहां से निकलती है। कारण क्या है, ये मेरा पेन नेम है। मैं एक राइटर हूँ, मैं लिखता हूँ, मैंने बुक भी लिखी है और मैं बहुत पहले से अखबारों में छपता था। तो मेरा शौक था कुछ ना कुछ लिखना और सोशल वर्क करना। ऐसे करते करते मैं 2007 में ऑस्ट्रेलिया आ गया, और ऑस्ट्रेलिया आकर मेरा जो मेन काम था वो, पीछे मैं बागवान था, एक बागवानी करता था इंडिया में। इवन हरियाणा पंजाब जब ज्वाइंट थे तब हम बागवानी करते थे। 1959 में हमारा बाग रजिस्टर्ड हो गया था। सो बहुत पहले से पुराने बागवान हैं। सो हो सकता है जब तक मैंने आंकड़े देखे हैं तो हम पहले बागवान भी हैं उसके, क्योंकि हमारी रजिस्ट्रेशन में नंबर 1 लिखा हुआ है। सो मीन्स हम पहले बागवान हैं हरियाणा पंजाब के। तो यहाँ आकर एक बार तो मेरे को थोड़ा बहुत इधर उधर काम करना पड़ा वाइनरी वगैरह में, पर फिर आकर में जो आदमी का पुश्तैनी कितना होता है उसमें चला ही आता है, तो मैं खेती में आ। तो इसी खेती के दौरान मैं जब भी कोई नई चीज देखता था तब मेरे को लगता था भी मैं ये अपने लोगों को क्यों ना दिखाऊं। मैं अपने बैक पे मेरे जो कजन्स, मेरे गांव वाले, मेरे आस पड़ोस के लोग, मैं उनको भी दिखाऊं ये सारी चीज। तो मैं उसके लिए छोटी छोटी, उस टाइम वीडियो फोन आए थे, मैं क्लिप बनाता था। ये 2007 की बात है। और ऑर्कुट के जरिए जहाँ, और ऐसी यूट्यूब भी तब स्टार्ट हो गया था चैनल, तो उसके जरिए मैं अपने खुद का मिंटू बराड़ के नाम से चैनल क्रिएट किया 7 और 8 में। तो उस पर मैं थोड़ा बहुत दिखाता था, पर इंटरनेट ना होने की वजह से उसके व्यूज नहीं आते थे, सिर्फ मेरे खास लोग वो देख पाते थे। और इस दौरान थोड़े छोटे छोटे हादसे होते गए और उन हादसों को मैं पेन डाउन करता गया, लिखता गया, अखबारों में छपता गया, तो मेरा नाम बनता गया। जैसे स्टूडेंट्स पे अटैक हुए तो 2007-8-9 में, तो ऑस्ट्रेलिया को लोगों ने कहा भी ये नस्लवाद है, रेसिज्म है यहाँ पे। तो मैंने उसका असली जो चेहरा दिखाया भी, असल बात क्या है, असल बात कुछ और थी। तो वो पॉपुलर हुए मेरे आर्टिकल, दुनिया में मेरा नाम हो गया। तो उसके बाद हमने रेडियो शुरू किया। मेरे दोस्त थे वो चलाते थे, उन्होंने बोला भी आप साथ आओ तो हम अच्छा बड़ा काम करेंगे। तो हमने पहला ऑनलाइन रेडियो जो कि 24/7 था यहाँ पे, हरमन रेडियो, 2011 में शुरू किया। उसके बाद मैंने लगातार 10 साल उस पर शो किया, मॉर्निंग शो, जो कि बहुत पॉपुलर रहा। फिर 2014 में मेरे को 13 में हमने न्यूज़पेपर निकाला कि हमें लगता था कोई प्रिंट मीडिया में भी कुछ बात होनी चाहिए। तो प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर निकाला, उसका नाम पंजाबी अखबार था। पर उसके बाद हमें ऐसा लगा भी जमाना यूट्यूब का आ चुका है और वहां पे लोग चैनल पे देखना, वीडियो का जमाना है, विजुअल का जमाना है, वो देखना चाहते हैं। तो विजुअल के जमाने पे जब हम चले गए, तो विजुअल के जमाने में हमने क्या किया, मेरे को लगा भी क्यों ना हम वो काम करें जो कोई नहीं कर रहा। खेती पे कोई नहीं काम कर रहा था, खेती की तकनीक को कोई नहीं दिखा रहा था। तो मैंने सबसे पहले ये शुरू किया 2014 में अपने एक दोस्त मनप्रीत सिंह ढींडसा के साथ मिलकर। और पहला एपिसोड हमने ब्रोकन हिल में बनाया, जहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग थी और वहाँ पे सोने की खान थी। मैंने दिखाने के लिए लोगों को भी क्या है ये, तो पहला एपिसोड बनाया और तब हमने इसका नामकरण किया। चैनल का नामकरण हुआ चैनल का पेंडू ऑस्ट्रेलिया, जो आपने क्वेश्चन किया था। तो पेंडू ऑस्ट्रेलिया चैनल का नामकरण इसलिए हुआ भी, ऑस्ट्रेलिया तो आप समझते हैं हमारे देश का नाम है, जिसमें हम, हमारी कर्म भूमि है। पर जो पेंडू का मतलब है, पेंडू का मतलब है पेंडू लोग, जो गांव में रहने वाले लोग। गांव में रहने वाले लोग को पेंडू बोलते हैं। गवार भी कह देते हैं, जैसे तो हिंदी वाले कहते हैं गांव वाले गवार। वैसे गवार शब्द बहुत हल्का शब्द है, जहां तक मेरा मानना है, उसको नेगेटिव वे में लिखा जाता है। पर गांव में रहने वाले को बोला जाता है भी इसको उतनी नॉलेज नहीं है, उनको वहम होता है बड़े लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, पर ये नहीं पता भी गांव के लोग भी वो बहुत कुछ कर जाते हैं, तो करते हैं। तो मैंने उसका चैनल को जब शूट किया गांव एरिया में, तो उसका नाम ही हमने पेंडू ऑस्ट्रेलिया रख दिया। तो पेंडू ऑस्ट्रेलिया मीन्स गांव में रहने वाले लोग कैसी जिंदगी जीते हैं। तो उसके तहत हमने फिर धीरे धीरे कुछ शो रिकॉर्ड करने शुरू किए। तो वो हम यूट्यूब पे
रैंडमली डालते गए, हमारा कोई टाइम नहीं था, पर लोग जुड़ते चले गए। उसमें सबसे ज्यादा जो फीडबैक आई वो आई कि मेरा जो अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम था, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी उसमें, कुछ भी नहीं थे, जो दिल में है बोलना शुरू किया वही बोल दिया, जो देखा सो दिखाया। सो हमारा टारगेट था कि जो हम देख रहे हैं वही दिखा रहे हैं, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सो लोगों ने उस रियलिटी शो को पसंद किया और धीरे धीरे हमारी वो जो शौक था वो लोगों ने हमारी मजबूरी और जिम्मेवारी बना दी। तो हमने अपनी जिम्मेवारी को बखूबी उठाया और आज तक तकरीबन 500-600 के करीब आप एपिसोड देख सकते हैं जो ऑनलाइन हो चुके हैं। अलग अलग कैटेगरी में, किसानी में हो गए होंगे 240-50, और फिर लिटरेचर में, और कहीं कहीं घूमने के, क्रिएटिव वीडियो, सब मिला के तकरीबन 600 के करीब अब तक वीडियोस हम डाल चुके हैं। और अब तक हमारे पास 16 मिलियन के करीब व्यूअर आ चुके हैं। क्या बात है। अगर हम बोले तो 1.6 करोड़ के करीब व्यूज हमारे हो चुके हैं। और सब्सक्राइबर की बात करें तो 1.5 लाख के करीब पहुंचने वाले हैं अभी हमारे सब्सक्राइबर भी। हाँ, हम दूसरे चैनलों के मुकाबले में उतना नहीं क्रिएट कर पाए जितना दूसरे लोग करते हैं, रात रात में मिलियंस में चले जाते हैं। मैं क्योंकि उसके लिए मेरा एक ही मानना है, हमने जो साफ सुथरा रास्ता नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारी एक टैगलाइन है, साफ नियत और स्पष्ट नीति। सो हमारी नीति स्पष्ट थी और हमारी नियत साफ थी, तो उस तहत ही हम काम करते गए। हमने कभी व्यू, लाइक, शेयर के लिए ना कहीं पे अप्रोच किया, ना कोई टेढ़े ढंग से कोई उसका हेडिंग दिया, कुछ ऐसा लोगों को मिसगाइड नहीं किया कुछ भी कभी। सिंपल जो चीज है वही लिखा उसका टाइटल। कई बार हो जाता है हमारी वीडियो हमारे थंबनेल से कहीं बड़ी बात कह रही होती है, थंबनेल उतनी बात नहीं एक्सप्लेन कर रहा होता जितनी हमारी वीडियो कर रही होती है, पर फिर वो लोग, जो लोग उस थंबनेल को इग्नोर करके असली वीडियो का कंटेंट देखना चाहते हैं, वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और सबसे खास बात मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे, हर वीडियो के नीचे आपको 100 से ऊपर कमेंट मिलेगा, कई में तो 500-700 हजार कमेंट मिलेगा। तो आपको नेगेटिव कमेंट ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। कोई हम डिलीट नहीं करते, कभी भी हम किसी भी कमेंट को बैन नहीं किया हुआ, सभी आते हैं। अगर नेगेटिव आपको मानेंगे भी तो सिर्फ किसी वीडियो में एक आध आएगा, वो बोलेगा आप बातें बहुत करते हैं, हमें तो लेके नहीं गए ऑस्ट्रेलिया, हमें ले जाओ, हमारा वीजा लगा दो, बोलो चाहे। सही बात है। तो काफ़ी बढ़िया आपका सफ़र रहा है, मतलब पूरा जो है आपका एक्सपीरियंस बहुत ही वास्ट है। तो वो आपका जो है एक्सट्रैक्ट पूरा यूट्यूब के अंदर लोग जो है वहाँ से वो फ़ायदा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे एक्चुअल में कुछ ऐसे सवाल है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है, या तो मे बी हम ऐसा कह सकते हैं कि आप पंजाब साइड से हैं, तो पंजाब और ऑस्ट्रेलिया की खेती बाड़ी में क्या अंतर वहाँ पे है। और खेत जो है, जैसे कि वैसे तो पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया में खेत बहुत बड़े होते हैं, और इंडिया में जो है धीरे धीरे जैसे वंश आगे बढ़ता जाता है, बच्चे उसके बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं, तो खेत जो है छोटे होते जाते हैं। तो वो सब दिक्कतें जो है ऑस्ट्रेलिया में तो शायद नहीं आती होगी। आपका मतलब इसके बारे में क्या है व्यू पॉइंट और ऑब्जर्वेशन? हाँ, पहले तो मैं आपको ये बता दूं भी, मैं पंजाबी जरूर हूँ पर मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट की कानावाली मंडी से बिलोंग करता हूँ। सो मैं एक्चुअली हरियाणवी किसान हूँ सही मायने में। तो पंजाबी, मैं पंजाबी, माँ मेरे बाप पंजाबी है, तो सारा हमारा हल्का पंजाबी बोलने वाला है, इसीलिए हम पंजाबी हैं। और मैं सिख धर्म को जो बिलोंग करता हूँ। सो पर जो आपने पूछा ऑस्ट्रेलिया और हमारी इंडिया की, अगर हमारी जन्मभूमि और कर्म भूमि, मैं ये दो शब्द यूज करता हूँ अक्सर ही, एक मेरी जन्मभूमि है, दूसरी मेरी कर्म भूमि है। जन्मभूमि में वाकई वो प्रॉब्लम है, अभी जमीन की कमी है और जनसंख्या बढ़ रही है। अभी ऑस्ट्रेलिया के मामले में हर आदमी को पता है, अभी ऑस्ट्रेलिया की जो जमीन है वो 2.25 गुना ज्यादा है इंडिया से, भारत से 2.25 गुना ज्यादा है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पंजाब से भी कम है, दिल्ली से भी कम है। दिल्ली की पॉपुलेशन 3 करोड़ से पार है, पर अभी ऑस्ट्रेलिया की 2.34 पे, 2.5 के पास भी नीचे गई है, इतनी आबादी है। 2.5 करोड़ आबादी, कुछ आबादी नहीं होती। तो रकबा बहुत सारा खाली पड़ा है, पर इसका मतलब ये नहीं है वो सारा खेती लायक है। खेती लायक नहीं है ज्यादा रकबा, बहुत सारा बंजर जमीन है। यहाँ पे ज्यादा बड़े पहाड़ नहीं, बर्फ नहीं पड़ती, पानी का सोर्सेज नहीं है, पानी ज्यादा जो बरसात का पानी आता है उसी से जो खेती होती है। सो ज्यादातर खेती आपको मिलेगी जहाँ तो कोस्टल एरिया में, समुद्र के पास जहाँ पे ज्यादा दरख्त हैं, थोड़ी सी बरसात होती है, उनके पास डैम है, जहाँ फिर मिलेगी आपको एक रिवर है, इसका नाम मरे रिवर है, जो ऑस्ट्रेलिया की मेन नदी है, उसके कंढे पे खेती हुएगी, उसके किनारे पे कहीं कहीं जहाँ पे गांव बसे हैं वहां पे खेती आपको मिलेगी। पर जो ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रक्चर है, जहाँ तो हम समझ सकते हैं भी आबादी कम होने की वजह से वो सिस्टम बहुत अच्छा है। सिस्टम को
लागू करना बहुत आसान है। कोई भी कानून आता है, बनता है, वो 100% लागू होता है, ऐसा नहीं है भी कागजों में ही रहता है। तो यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। जितने भी लोग खेती करते हैं या जितना भी एरिया खेती के लायक है, उसको और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी हुई हैं। जैसे पानी की मैं बात करूं, पानी बहुत कमी है ऑस्ट्रेलिया। पानी बरसात के पानी पीते हैं, बरसात के पानी से खेती होती है, पर फिर भी उस पानी को इतना अच्छा मैनेजमेंट किया हुआ है। नदी के साथ साथ उन्होंने अपने बड़े पंप लगाए, उसके पास बाद पाइपलाइन डाली गई, बहुत बड़ी पाइपलाइन डाली गई। पाइपलाइन डाल के खेतों के किनारों किनारों पर लाइन चलती है, तो उसको एक ट्रस्ट बना के, जैसे CIT होता है, सेंट्रल इरिगेशन ट्रस्ट, वो ट्रस्ट के जरिए उसको कंट्रोल किया जाता है। हर जमीन, जो भी जमीन अलॉट होती है खेती के लिए, उसका प्रॉपर मेगा लीटर पानी तय होता है कि हाँ, इसको तकरीबन 2 से 4 मेगा लीटर से 6 मेगा लीटर तक पानी 1 एकड़ को अलॉटमेंट होती है। उस अलॉटमेंट के हिसाब से ही जमींदार पानी यूज कर सकता है। पहले यहाँ पे था, फ्लड वाटर भी लगाते थे, खाले थे, पर जमीन पद्धर नहीं है, जमीन थोड़ी ऊंची नीची है। उसके बाद यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम आया, ओवर स्प्रिंकलर आया। पर पिछले 15 साल से जहाँ पे ड्रिप इरिगेशन के बिना खेती नहीं हो रही, सभी जगह पे ड्रिप इरिगेशन है। तो अब हम जो पानी है तकरीबन 3 गुना कम लगाते हैं 15 साल पहले की निस्बत। तो कंट्रोल्ड अच्छा है, उसी की वजह से थोड़ा सा अच्छा है। पर अगर हम कंपेयर करें जमीन को, जमीन पंजाब हरियाणा की ज्यादा जरखेज जमीन है। यहाँ की जमीन भी बहुत सारे एरिया में जरखेज है, पर यहाँ की इसलिए जरखेज है भी उसमें ज्यादा खेती नहीं हुई, उसको ज्यादा यूज नहीं किया गया, उसमें खाद नहीं कोई ज्यादा, वो उसमें नेचुरलिटी है। उसको उनके पास इतना स्पेस है भी वो एक फसल लेते हैं, फिर आगे ले लेते हैं, उसको आराम करने का मौका मिलता है, जमीन को न्यूट्रिशन पैदा करने का मौका मिलता है। कुछ ऐसी चीजें भी है ज्यादा जमीन होने के कारण। पर कुल मिला के अगर मैं इसका कहूँ तो पंजाब की जमीन कहीं ज्यादा उपजाऊ जमीन है ऑस्ट्रेलिया की जमीन के मामले में। बस जहाँ पे काम सिर्फ इतना है, इसका वातावरण है जो, और इसकी मैनेजमेंट है वो अच्छे ढंग से हो रही है। बस उसी का काम है भी ऑस्ट्रेलिया की जमीन में, जहाँ ऑस्ट्रेलिया में जमींदार काम कर रहे हैं। दूसरा, अगर खेती के बारे में बोले तो आप हरियाणा, हिंदी में तो पता नहीं क्या कहावत होती है, पर पंजाबी में एक कहावत है, खेती कर्मा सेती। मीन्स खेती है ना जो, वो मुकद्दर से ही होती है। और दूसरी उसमें कहावत है, हमारी पंजाबी में कहावत है, बगाने हथ खेती हुंदे नहीं बत्तियां तो देती। उसका हिंदी करना अगर मैं करूं, जितना मैं कर सकता हूं, तो है भी अगर आप दूसरों से चाहेंगे भी दूसरी तुम्हारी खेती कर दे, तो कभी भी 32 से 33 नहीं होंगे, 32 से 31 हो सकते हैं, भी बढ़ोतरी नहीं होती। सिंपल सी कहावत है। यही काम यहाँ भी है, यहाँ पे भी है जो खेती है, अगर आपका मुकद्दर अच्छा है तो अच्छी होती है। मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं अंगूरों की खेती करता हूँ, मेरे पास 105 एकड़ के करीब अंगूर की खेती है, जो मैंने 1-1.5 साल पहले खरीदी है। पर उसमें क्या है, अभी लास्ट ईयर बहुत अच्छी फसल हुई, 1000 टन के करीब मेरे अंगूर हुए। उसमें कई वैरायटियां थी, कोई $600 को टन थी, कोई 350 को थी। बहुत अच्छा रहा मेरा सीजन। पर वही सब कुछ है, वही मैंने खाद डाली, वही पानी लगाया, वही सब कुछ किया। इस साल क्या हुआ, ज्यादा बरसात हो, अंगूर ज्यादा ड्राई मांगते हैं, तो बरसात होने से उसमें फंगस आ गई। जो हमने स्प्रे लास्ट ईयर 8 बार की थी, इस बार हम 15 बार कर चुके हैं। 15 बार करने के बाद भी कल वाइनरी ने उसका इंस्पेक्शन किया था, जो हमसे खरीदते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया, अभी हम खरीदेंगे नहीं, इसमें ज्यादा फंगस है हमारे मीटर के हिसाब से। उनको 0.6 तक चाहिए थे, वहां पे 0.9 पाई गई। उन्होंने जब काउंट किए, बड़ी बारीकी से काउंट करते हैं, वो बोले नहीं हम उठाएंगे। उन्हें एक जिम्मेदार 1 साल बाद उसके पास फसल आई है, तो उसको जो खरीदने वाला कॉन्ट्रैक्टर है उसने बोल दिया नो, तो क्या करेंगे। यहाँ पे इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर और इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, क्योंकि लोग कम है, तो आप किसी और को दे दो, कोई और भी नहीं लेगा। तो अब क्या होगा मेरा, अब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे उसको तोड़कर जमीन पे गिराने के। मेरे को आएगा तो कुछ नहीं, मेरे बिल और बढ़ जाएंगे इस बार। अगले साल 2 साल का गैप बन गया मेरा। ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी है। पर हाँ, एक आध सीजन जब लग गया तो क्या उसमें पैसे बन भी जाते हैं। खेती तो कर्मों के हिसाब से ही। अच्छा, तो मतलब कि अपने जैसे इंडिया में बारिश के कारण या तो कोई और कारण से खेती आगे पीछे मतलब हो जाती है, तो ऐसा तो वहाँ पे वैसे क्रॉप इंश्योरेंस कैसा कुछ रहता है क्या, खेती का इंश्योरेंस कैसा, तो बहुत महंगा पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होता, सरकार जो हमारे यहाँ पे देती है ना। नहीं, इंश्योरेंस के मामले में आपको बताया कुछ जाता है, होता कुछ है, पर ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, उनका क्लियर कट लिखा है, कुदरती आफत कोई भी है उसको इंश्योर नहीं करती। तो पीछे वो हमारी बर्फबारी होगी, वो दूसरा क्या बोलते हैं, आहन पड़ गई, गड़े पड़ गए, हम गड़े बोलते हैं, जहाँ
ओले पड़ गए, आप हिंदी में बोलते हैं। तो ओले पड़ गए, बहुत सारे ब्लॉक खाली हो गए, वो अंगूर पहले ही खाली हो गए, तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे, गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही, उसमें कुछ नहीं। हाँ, कभी कभी जब उसका स्केल बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे 2007-8 में ना ड्रॉट आ गई थी, पानी की बहुत कमी होगी, बरसात नहीं करी और नदी में पानी कम रह गया, तो सरकार ने एक पॉलिसी लेके आए, 10% कर दिया। आपके पास अगर 100 मेगालीटर पानी है, आप सिर्फ 10% यूज कर सकते हो। और सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि आप अपनी फसल को छोड़ दो, अपने ट्रीज और अंगूर की बेल है उनको बचा लो, बस इतना पानी लाओ भी उनको बचा लो, और साल 2 साल में अगर बरसात होगी तो ठीक हो जाएगा। तो इसलिए बाद में क्या हुआ, जब इतने बड़े पैमाने पे ये हुआ, तो गवर्नमेंट ने फिर अगले 4 साल तक जो किस्त थी जिम्मेदार की, कोई भी फसल, वो कर्जे थे जिनके भी, उनका सबका ब्याज माफ कर दिया, वहीं पे फ्रीज कर दिया। जिसका जितना कर्जा था 4 साल फ्रीज हुआ रहा, उसको कोई बड़ा नहीं हो, जिम्मेदार को कोई पे नहीं करना पड़ा, 4 साल बाद फिर रूटीन से बैंक पैसे लेना शुरू कर दिया। ऐसे हम करते थे। और ये जमीनें जो है, जैसे कि कोई खुद खरीदता है कि सरकार से लीज पे लेता है, या तो कोई, क्योंकि ज़मीन का खर्चा इंडिया में तो बहुत महंगा पड़े, अगर किसी को जैसे कोई युवा है कि भाई चलो मुझे खेती करनी है, तो वो तो कर ही नहीं पाएगा। जिनके पास है, या तो उसको लीज पे लेनी पड़ेगी, भाड़े पे लेनी पड़ेगी। तो वहाँ पे क्या लीज सिस्टम है? सिस्टम यहाँ पे नहीं है, अच्छा। लीज सिस्टम यहाँ पे नहीं है। लीज सिस्टम कोई ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो अगर आप लीज पे लेंगे, पहले लीज के पैसे देंगे, फिर लेबर लगाएंगे, तो आपको कुछ नहीं बचता। तो इसलिए लीज सिस्टम अभी तक यहाँ पे ज्यादातर एरिया में नहीं, सिर्फ थोड़े बहुत कोई ग्रीन हाउसेज बनाए हैं उन्होंने लीज दे रखी है, या कोई स्ट्रक्चर है वो लीज दे रखा है, ज्यादातर नहीं होगा। यहाँ पर खरीदनी ही पड़ती है। खरीदने का सिस्टम सेम ही है, भारत वाला ही है जो इंडिया में है सिस्टम भी। कोई भी मालकियत हम किसी से भी खरीद सकते हैं, कोई भी जमीन, वैसे ही उसकी रजिस्ट्री होगी, आपके नाम सारा कुछ होगा, टाइटल आपका नाम होगा, आप उसकी मालकियत होगी। ऐसा कुछ नहीं है अभी वो 90 साल 99 ईयर पटा है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर आपकी फ्री होल्ड मालकी होगी उस पे। उसमें भी बहुत सारा सिस्टम है। अगर आप चाहते हैं हाई क्रॉप, बड़ी इनकम वाली जमीन चाहते हो, बड़ा उसमें आपको श्योरिटी हो, उसमें कुछ एक फसल है, जैसे ब्लूबेरी होगी, ब्लैकबेरी होगी, और ग्रीन हाउसेज, हाइड्रोपोनिक वगैरह हो गए, तो उनके प्राइसेस बहुत हाई हैं। उनकी तो अभी हमारा कॉप्स हार्बर एरिया, बुलबुलिया एरिया उसको बोलते हैं, वहां पे $85,000 को एकड़ जमीन मिलती है। मान लीजिए इंडिया के हिसाब से लगाएंगे तो फिर भी ज्यादा नहीं है, 40 लाख 45 लाख को एकड़ मिल रही है जमीन वहां पे, और उसकी क्रॉप अच्छी आती है। अगर आप संतरों की खेती में आएंगे, बादामों की खेती में आएंगे, तो आपको $25,000 से $30,000 को एकड़ जमीन मिल जाती है। अगर आप अंगूरों की खेती में आएंगे तो $15,000 से $20,000 को एकड़ जमीन मिल जाती है। अगर आप खाली लैंड लेना चाहते हैं तो वो $50 से शुरू होकर $5,000 तक खाली जमीन जो आपको मिल जाती है। $50 की जो जमीन मिलती है आम ही बिकती है, जो लोग इसको मजाक समझेंगे, और $50 क्या, $1 को भी जमीन बिकती देखी है मैंने यहाँ। $1 को एकड़, 50 रुपए को एकड़ कह सकते हैं। हाँ, किसी कुछ भी वहां पे होगा कुछ नहीं, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए है भी बस आप अपने रिश्ते नातों पे दाग जमा सकते हैं भी ये 10,000 एकड़ मेरी जमीन पड़ी है, बस। उसमें होती तो एक किनका भी नहीं किसी चीज का होता, क्यों पानी नहीं है, बरसात नहीं है वहां पे। सो कुछ एक ऐसी चीजें हो जाती हैं भी, आपको जितना पैसा लगाएंगे, जहाँ हमारे बोलते हैं जितना आप उसमें मीठा डालोगे उतना ही मीठा होगा ना वो। वैसे तो आई थिंक 60% जितना तो डेजर्ट ही है ना, मतलब क्या बोलते हैं कि रेती है ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बाकी समुद्र का किनारा है, तो समुद्र किनारा है तो वहां पे भी कुछ नहीं होगा, तो मतलब बीच का जो पट्टा रहेगा, एक ऐसा बोल सकते हैं, शायद वहां पे खेती हो सकती है, हो सकती है शायद। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, बीच में थोड़ी सी गर्मी भी ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल एरिया में, तो वो गर्मी पे कुछ नहीं होता ज्यादा। पर कुछ के एरिया जैसे पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हुआ, साउथ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे कणक की खेती होती है। पर कणक की खेती में एक प्रॉब्लम ये है, सरसों और कणक में, गेहूं जिसको आप बोलते हैं, इसमें प्रॉब्लम ये है, आप अगर बल्क में करते हो, बड़े बड़े पैमाने पे करते हो तो फायदा है। कम से कम 10,000 एकड़ की खेती अगर कणक की करोगे आप, गेहूं की, तो जाकर आपको एक आदमी की कि वो खर्चा वापस आएगा। तो उसमें बहुत बड़ा बजट लग जाता है। जमीन तो आपको $50 एकड़ को मिल जाएगी, पर उसके बाद उसकी मशीनरी है, बड़ी कंबाइन, बड़े ट्रैक्टर, वो GPRS के ट्रैक्टर होते हैं जो खुद चलते हैं, 10-10 एकड़ खुद उसकी बहाई करते हैं, जुताई करते हैं, तो उस पर बहुत पैसा लग जाता है, $1,000,000 ऊपर लग जाते हैं। तो बाद में जब होती है तो एक एकड़ की $50 की, $60 की, $200 की कणक होती है, गेहूं होता है, तो
उसमें बल्क में ही फायदा है। मैंने आज से 7-8 साल पहले एक फेसबुक पे पोस्ट डाल दी। मैं रास्ते में आ रहा था तो एक किसान का बेटा था, वो अपने मशीन में से वो घास फूस निकाल रहा था, कणक बीज रहा था बहुत बड़े ट्रैक्टर से, कम से कम 100-150 हल थे। मैंने उसकी फोटो भी डाली फेसबुक पे। तो मैंने उसके पास रुक के थोड़ी बहुत बातें करनी चाहिए। वो बड़ा शर्मीले किस्म का लड़का था और बातें करता रहा मेरे को। मैंने जब पूछा उससे तो वो बोला मेरे पास 3800 एकड़ जमीन है, तो मैं अभी छोटा किसान हूँ, मेरा गुजारा नहीं होता। मैंने वो स्टेटस डाल दिया फेसबुक पे, 3600 एकड़ वाला गरीब किसान। तो मैंने उसकी सारी वार्ता उसमें लिख दी भी। उसने बोला भी मेरे फादर के पास 20,000 एकड़ है, वो अच्छा जमींदार है, पर उसको मैंने उसके साथ काम किया अपने फादर के साथ तनख्वाह पे, क्योंकि यहाँ पे बाप बेटे का ऐसा कुछ नहीं, सब प्रोफेशन है। अच्छा, प्रोफेशनल है, अगर बेटा भी बाप पे काम करेगा तो पैसे देगा, सिंपल सा फंडा है, फ्री में कोई नहीं करेगा। तो बाप की जमीन है, बेटा कभी उसके आंख नहीं रखता, कभी लेगा नहीं, नहीं लूंगा मैंने, ये आपकी है। बेटा खुद की बनाएगा और खुद की कमाएगा, वो नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो बोला भी मेरे बाप के साथ मैंने 3-4 साल काम किया, तो मेरे बाप ने बोला भी आप अपना काम शुरू करो, मैं तेरे की हेल्प कर दूंगा थोड़ी बहुत। तो मेरा बाप थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर रहा है, उस हेल्प के जरिए मैं इस साल 3600 एकड़ की खेती कर रहा हूँ। पर इसमें मेरा लगता नहीं भी मैं सरवाइव कर पाऊंगा। उसने मेरे को बोला भी मेरी गर्लफ्रेंड है, पर मैं उससे शादी नहीं कर पाऊंगा इस साल, क्योंकि मेरी फसल लगता नहीं मैं इतने पैसे बनाऊं, मैं शादी कर लूं। तो हालांकि गोरों की शादी पे भी $100-200 ही लगता है और कुछ नहीं, वो समुद्र के किनारे जाकर तस्वीरें खिंचानी होती हैं और उन्होंने कुछ नहीं करना होता। सो फिर भी वो जेन्युइन लोग हैं, झूठ नहीं बोलते, कुछ गलत बात नहीं करते। तो वहाँ पे तो फिर किसी किसान की डेथ हो जाती है, किसी की बाप की डेथ हो जाती है, तो वो जमीन कौन रखता है? वो गवर्नमेंट ले लेती है या तो उसकी क्या होता है उसका फिर? वो आपकी बिल पे डिपेंड करती है, आपने बिल क्या की है। अगर आपने अपनी वसीयत, जिसको हम बोलते हैं इंडिया में वसीयत ही बोलते हैं, हिंदी में भी शायद वसीयत। हाँ, तो वसीयत आपने किसके नाम की है वो मायने रखती है। अगर किसी ने वसीयत कर रखी है अपने बच्चों के नाम, हो सकता है अभी किसी खास बच्चे के नाम की हो, लड़की के नाम लड़के, तो उसको जाएगी। नहीं तो एक ट्रस्ट होता है, गवर्नमेंट ट्रस्ट बना देती है 3 वकील लोगों का, तो वो उसको डिवाइड करते हैं, ट्रस्ट को, गवर्नमेंट को चला जाता सब कुछ। अच्छा, सही बात है। और यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं कि नारियल वगैरह की खेती होती है, फिर जैसे डेजर्ट है तो खजूर की खेती होती है। और उसके पहले एक और चीज़ मुझे पूछनी है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया है ना, तो वहाँ पे तो गोरे लोग आए थे और उन लोगों ने देखा कि काफ़ी लैंड थी, मतलब अंग्रेज लोग जो आए थे, और फिर वहाँ पे उन्होंने अपने लिए चीज़ें, मतलब लैंड का यूज़ करना शुरू किया। जैसे कि भाई शिप है तो शिप का पूरा फार्म बना दिया, घोड़े का फार्म बना दिया, फिर कैमल भी लेके आए थे, ऊँट भी लेके आए थे वो लोग। तो या वहाँ पे मतलब ऑस्ट्रेलिया में तो सभी धान जो है मुझे लगता है कि बाहर से ही वहाँ पे प्लांट होने के लिए शायद आए होंगे। जैसे इंडिया में आलू तो पहले नहीं उगते थे, फिर ये गोरे लोग खाते थे तो वो आलू यहाँ पे उगाए, इंडिया में चाय उगाई, कॉफ़ी उगाई। तो ऑस्ट्रेलिया में सभी चीज़ें ऐसे बाहर से ही आई है, वहाँ पे फिर उग रही है, ऐसा है क्या सिस्टम है? और अब जो है ऑस्ट्रेलिया में एक और चीज़ मैं पूछ लेता हूँ इसमें एडिशनल, कि जैसे अपने क्या बोलते हैं कि अभी फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है कि या तो इंडिया के कोई फार्मर है जो कि अपने यहाँ पे आयुर्वेदिक चीज़ें बहुत उगती है, तो उसकी फार्मिंग वहाँ पे करें, या तो कोई मिलेट है या तो ऐसा कोई है क्या बोलते हैं कि बाजरा है, ऐसा कुछ वहाँ पे उगाए, यहाँ से बीज लेके वहाँ पे ऐसे कुछ कर सकते हैं कि वो अलाउ नहीं है? क्या है सिस्टम है वहाँ पे? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की जैसे इंग्लैंड को एक कॉलोनी थी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जहाँ के जो लोग हैं उनको हम गाना पीपल जहाँ अबरिजिनल्स बोलते हैं, वो तो अभी 2 लाख से भी कम है, उससे ज्यादा तो जहाँ पंजाबी है, उससे ज्यादा भी पंजाबी हो गए हैं, इसके लोकल जो बाशिंदे हमसे ज्यादा। उनके साथ बहुत धक्का हुआ, उनसे माफी भी मांगी गई, उनका जो नरसंहार भी किया गया, पर वो लोग भी ऐसे हैं, वो काम नहीं करना चाहते, अब भी नहीं करते। आपको सड़कों पे मिल जाएंगे, घर दे देती है सरकार उनको, सब मचा देते हैं, उनको कुछ नहीं, वो उसको ढंग से लेते नहीं। आपको 1000 में से 1 या 2 ओरिजिनल लोग मिलेंगे जो अच्छे कपड़े पहने और अच्छी ढंग की जिंदगी जी रहे होंगे। तो उनको तो सिर्फ उन्होंने रख रखा है कि दिखाने के लिए। गोरे कोई भी लेक्चर देना है, कहीं भी शुरू करना है, जैसे हम जनगण मन से शुरू करते हैं, वो पहले इन लोगों की प्रेज करते हैं और बोलते हैं उनकी धरती है और उनसे हम आज्ञा मांगते हैं कुछ भी करने की। बस एक ड्रामा है जिसको मैं बोल सकता हूँ। तो वो लोग थे, उनकी जो जड़ी बूटियां थी वो एक अलग किस्म की जड़ी बूटियां थे जिसको वो प्यार करते हैं। पीछे एक हादसा भी हुआ, एक एरिया में गवर्नमेंट ने डेवलप करने के नाम पे नए दरख्त और नई चीजें लगानी चाहिए, पर उन्होंने ओरिजिनलों ने उसको नकार दिया और बाद में सरकार ने
हजारों डॉलर लगाकर उसको दोबारा नेटिव जो जड़ी बूटियां थी इनकी वही लगाई वहां पे। उसको बोला उन्होंने इससे जंगल बना के दो, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। तो यहाँ पे ज्यादा सफेदा, जिसको हम गम ट्री भी बोल देते हैं यहाँ पे, इंडिया को भी जब नेहरू प्रधानमंत्री थे उस टाइम ऑस्ट्रेलिया ने गिफ्ट किया था सफेदे का कभी। पर इंडिया में जो सफेदा है वो लंबा है, सीधा निकलता है, हाईब्रिड वैरायटी है। पर यहाँ पे सफेदा आपको देखेंगे बहुत दरख्त की जगह से निकलता है, पर बहुत ज्यादा होता है हर एरिया में। इवन सरकार भी जहाँ पे भी नया एरिया बनता है वहां पे सफेदा ही प्लांट करती है। पर जो यहाँ पे बीज के मामले में और किसी भी कुदरती नेचुरल चीज के मामले में, कोई डिजीज के मामले में, इनका क्वारंटाइन डिपार्टमेंट है बहुत ज्यादा सख्त है। आप सिंगल बीज किसी चीज का यहाँ नहीं ला सकते, उसके लिए आपको बहुत बड़े परमिशन के अंदर से निकलना पड़ता है। पर अभी तक मेरे को कोई मिला नहीं। मैं खुद हमारी टाली और किक्कर और नीम, हालांकि नीम क्वींसलैंड में थोड़ा सा है, डिफरेंट तरीके का है, मैं उनको यहाँ लाना चाहता था। मैंने उसके लिए गवर्नमेंट में और कई जगह पे अपना पेपर वर्क बहुत पहले से शुरू कर रखा है, पर अभी तक उसमें कोई सक्सेस नहीं मिली है। इवन मैंने इनको इसकी रिपोर्ट्स तैयार करके दी है। अभी इतनी बड़ी मरे रिवर है, उसके अगर किनारों पर हमारे टाली होती थी, कितने शीशम जिसको आप बोलते हैं, शीशम का दरख्त लग जाए तो आपके बरसात भी ज्यादा होने लग जाए, और आपको ये धरती रुखी सी धरती है, खुश्क सी धरती है, उसको थोड़ा सा कुछ तो उसमें तराई आए ना। पर वो नहीं मानते, वो किसी चीज का बीज नहीं लाने देते। अगर हमने कई बार किया हुआ है, हमारे पंजाबी लोग क्या करते हैं, अपने बीज लाना चाहते हैं, खास करके ग्वार की फली वो खाना चाहते हैं, तो वो टिंडो, छोटी उसको टिंडी बोलते हैं या टिंडो बोलते हैं, वो खाना चाहते हैं। जब वो अपना छोटा करेला खाना चाहते हैं तो वो लाते हैं, कोशिश करते हैं, उसको स्मगल ही कहूंगा मैं तो, स्मगल करके लाते हैं। कोई आदमी मुंह में भी रख के लाया, कोई एक या दो ब्रीफ केस में डाल के ले आया और नहीं पता चला तो उन्होंने अपना बीज पैदा कर लिया है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये चीजें खाने को कंट्री एरिया में, पर नहीं, सरकार की नजर में आप नहीं ला सकते। आप कोई भी ऐसा बीज जो यहाँ पे नेटिव नहीं है, जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से उसकी इजाजत नहीं है, आप नहीं ला सकते। तो ये लोग यहाँ पे उगाते हैं, वो सब कहाँ से आया, मतलब कि वो तो वो उनका जो नेटिव है, जैसे ये इनकी सरसों है, उसको ये कनोला बोलते हैं, तो कनोला का बीज इनका नेटिव है। कनक है इनका नेटिव बीज है इनका। वो हमारे उसको गेहूं पहले यहाँ पे उगता था, गेहूं पहले से यहाँ पे उगता ही है। हाँ, वो आया चाहे इंग्लैंड के जरिए कहीं और से भी था, पर वो उनको 100 साल से ज्यादा हो गया, 100 से 150 साल से पहले जो सेटअप हुआ है वही चल रहा है। अच्छा, चना वही पूछना मैं चाहता था। चने भी हैं, होते हैं, बीन्स होते हैं, फ्रूट में बेरी है, स्टोन फ्रूट सारे हैं, जैसे आड़ू, एप्रिकॉट एंड बादाम, काजू और उसके पेस्टाशियो जिसको हम पिस्ता बोल देते हैं। तो यहाँ पे केला बहुत होता है कई एरियो में, यहाँ पे बहुत से अंजीर बहुत होता है ना, अंजीर भी होता है शायद। हाँ, अंजीर भी होता है कई एरियो में, अंजीर अच्छा होता है। तो बहुत सारे नट्स होते हैं, बहुत सारी किस्म के, संतरा बहुत होता है, अंगूर बहुत होता है, खास करके वाइन ग्रेप्स जिसको वाइन बनती है इसकी, वो बहुत होता है। तो अब ये लोग नहीं लाने देते, मतलब पहले जो आ गया वो आ गया, अब कुछ नया नहीं करने देंगे, जो है उसमें से चलाओ। करने देंगे, पर उसके लिए बहुत ज्यादा पेपर वर्क से गुजरना पड़ता है। आदमी को उसमें बेनिफिट कुछ दिखाई नहीं देता। फिर मेरे जैसा कोई सोशल वर्कर और जो कह सकते हैं सिर्फ फिरा होता है, वो तो पीछे लगा हुआ है 5-7 साल से इनके। पर कोई भी कमर्शियल आदमी जो भी कुछ अपना बेनिफिट जानता है, वो कौन टाइम लगाएगा? उसको पता है भाई ऑस्ट्रेलिया में टाइम इज मनी। अगर आपके पास 2 घंटे हैं तो 2 घंटे में आप $100 बना के लाएंगे। आपको क्या जरूरत है किसी फालतू के काम में जिंदगी गुजारने की? पर सारे ऐसे नहीं होते, मेरे वर्ग के सिरफिरे भी बहुत होते हैं जो कैमरा लेके घूमते रहते हैं और कैमरे के सामने बैठ के भी जिंदगी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अपने जैसे इंडिया में ये लोग क्या कर रहे हैं कि भाई नदी जो है, सभी नदियों को मतलब समुद्र में जो मिल रही है, तो नदियों को जोड़ने का एक प्रोजेक्ट अभी वाजपेयी ने भी शुरू किया था। ऐसा वहाँ पे भी कुछ है? क्योंकि आई थिंक ब्रिस्बेन जो है वो ट्रॉपिकल है, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें उगती है, तो मे बी ऐसा कुछ उन लोगों ने कुछ प्लान किया हो ऐसा। देखो, प्रपोजल आया था। हर साल क्वींसलैंड में बहुत सारा फ्लड आता है और वो फ्लड का पानी वेस्ट जाता है, सारा समुद्र में जाता है और फ्लड से क्वींसलैंड बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। उसके कारण कई बार ये प्रपोजल आया इसके बारे में। अभी भी वो प्रपोजल विचाराधीन है, पर अभी तक वो पास नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी टनल के बारे में सोच रहे हैं, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया से गुजार के उसको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ निकाल दें और नॉर्दर्न सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया को दे दें, ताकि उससे उस एरिया को डेवलप भी कर सके
और पानी की कमी भी दूर हो सके, पर वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके लिए मैं कारण मानता हूँ यहाँ पे जो मैन पावर की कमी है ना, यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरू होता है ना, वो बिलियन में चला जाता है। मैन पावर नहीं है तो गोरे उसको, गवर्नमेंट को ऐसे तनख्वाह लेते हैं, ओवर टाइम फला फला, बहुत सा बड़े बिल बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम क्या है, हमारे सड़क बनती है, सड़क का 1 करोड़ का ठेका मिला है, 20 लाख उस पे लगेगा, 80 लाख जेबों में चला जाएगा। यहाँ पे 1 करोड़ का मान लीजिए कोई ठेका है सरकार का सड़क का, वो बनते बनते 5 करोड़ में चली जाएगी। बनेगी वो 5 करोड़ वाली, बनेगी 5 करोड़ वाली, पर उसमें लेजीनेस और लेबर की कमी, टाइम की कमी, वेदर की प्रॉब्लम, कई चीजें मिलके वो प्रोजेक्ट 5 गुना महंगा हो जाता है। तो सरकार जल्दी जल्दी कोई बड़े प्रोजेक्ट लगाती नहीं, ये प्रॉब्लम रहती है। अभी हमारे एक साउथ रोड बन रही है एडिलेड में, उसका प्रोजेक्ट बिलियन से ऊपर निकल गया, पिछले 15 गुना ज्यादा हो गया जिस प्रोजेक्ट पे शुरू की थी। तो उसके ऊपर मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि यहाँ पे ग्राउंड वाटर अपना ऑस्ट्रेलिया में कितना है, मतलब खोदने देते हैं कि निकालने देते हैं कि नहीं निकालने देते, क्या वहाँ पे सिचुएशन है? नहीं, ग्राउंड वाटर ऐसा नहीं है, मना नहीं करते, पर ग्राउंड वाटर सभी जगह पे है नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जहाँ चाहे नलका लगा लो, जहाँ चाहे लगा लो, ऐसा नहीं है। सरकार का एरिया है, मंजूरी लेनी पड़ती है, मंजूरी के बाद वो वहां पे मीटर लगा देते हैं। ये आप ऐसा नहीं आवासार कितना भी पानी निकाल लो, ऐसा नहीं है। आपको मीटर के हिसाब से पानी मिलेगा, 10 मेगालीटर, 20 मेगालीटर, ज्यादा से ज्यादा 20 का लाइसेंस होगा। यहाँ तक कि डैम भी बने हुए ना, जो लोगों के खेत में डैम बने हैं और ऊपर से पानी उन डैम में आ रहा है, वो भी डैम में भी आपकी लिमिटेशन है पानी स्टोर करने की, और उसमें भी सरकार बोलती है कि आगे वाले डैम को भी चाहिए पानी, उससे आगे वाले को चाहिए। ये नहीं है कि ऊपर वाला पहले रोक ले सारा पानी और दूसरे को जाने ना दे, ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टम के हिसाब से चलता है, सब सरकारी सिस्टम है। और चेक डैम वगैरह कुछ ऐसा होता है वहाँ पे कि ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है? चेक डैम यहाँ पे, चेक डैम या तो छोटा अपना खुद का एक बना लिया तालाब जैसा, ऐसा कुछ लोग करते हैं, बनाए हैं लोगों, बनाते हैं, उसी का मैं बोल रहा हूँ। उस डैम में भी अगर जैसे आप कॉप्स हार्बर में जाएंगे, वहां पे पहाड़ियां हैं, ऊपर भी घर है, नीचे भी, ज्यादा पहाड़ी नहीं, सेमी पहाड़ है। तो वहां पे जो डैम है उनका भी एक लिमिटेशन है, वो आप उतना ही पानी कर सकते हैं, अगले को भी भेजना पड़ता है हिस्सा। तो वो गवर्नमेंट तय करती है कैसे कैसे उसको मैनेज करना है। और अपने ऑस्ट्रेलिया में तो 3 सीजन का सिस्टम नहीं है ना, जैसे यहाँ पे हमारे ठंडी, गर्मी और बारिश है। वहाँ पे दो सीजन तो मिक्स है ना, अपने बारिश और ठंडी, वो दोनों मिक्स में चलती है, ऐसा कुछ है? तो हाँ, ऐसा ही है। हमारे सर्दी है जो अभी अप्रैल मई में के बाद जब सर्दी शुरू हो जाएगी, साथ में बरसात भी शुरू हो जाएगी, तो वो सर्दी में बरसात होती है 2-3 महीने। पर बाकी का जो मौसम है ना, तकरीबन इंडिया से मेल खाता है, सिर्फ उल्टा है। जब जून जुलाई होता है यहाँ पे बहुत ठंड होती है, इंडिया में बहुत गर्मी होती है। जब जनवरी और दिसंबर होता है यहाँ पे गर्मी होती है, इंडिया में ठंड होती है, उल्टा पुल्टा है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं अक्सर लिखता बोलता रहता हूँ, अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपने जानना है ना, इंडिया की कोई भी चीज देखो और उससे उल्टा करके सोच लो, वो ऑस्ट्रेलिया है। वो पता नहीं क्या है, कुदरत का नियम ला लो या लोगों का स्टाइल, जीवन स्टाइल ला लो। सिंपल सी बात है, अगर आपको मैं सवाल करूं तो आपको अगर मैं पूछूं कि जो लाल रेड लाइट लगाते हैं इंडिया में, वो किस चीज की निशानी है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, इंडिया में रेड लाइट लगाना किस चीज की निशानी है? रुकने के लिए, पावर की निशानी है। अच्छा, इसके पास पावर है कोई। हाँ, अच्छा। अगर कोई रेड लाइट गाड़ी पे लगाया है तो उसके पास पावर है ना, पावर है, यस यस, वो कहाँ भी गाड़ी चला सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसके पास पावर है, यस। पर ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने लाइट लगा रखी है, जहाँ तो आप, वो एक लिमिटेशन है। अभी पुलिस, उनकी भी स्पेशल लाइट्स है, उनके कलर भी, पर अगर आपने रेड लाइट लगा रखी है तो आप बेचारेपन की निशानी है, आप बेचारे हैं। अभी आपकी गाड़ी है वो खराब है, आपकी गाड़ी की स्पीड अच्छी नहीं है, आप रोड पे जा रहे हैं, तो लोग आपको बेचारा समझ के जगह देंगे और नेट जाने देंगे। सो हमने कई बार होता है, हमने ट्रैक्टर सड़क पे ले जाके जाना होता है, ट्रैक्टर की स्पीड नहीं होती, अगर वो ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन हुई है, हम सड़क पे ले जा सकते हैं, तो हमें उसके ऊपर बत्ती लगाकर ही ले जाना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करने के लिए। कोई भी मशीन ले जाते हैं, अंगूर तोड़ने की, कंबाइन, तो उसके लाइट लगानी पड़ती है। सो ऑस्ट्रेलिया में उल्टा है, घर बनते हैं, घर में इंडिया में तो पहले छत डाली जाती है, फर्श बाद में डलता है, पर ऑस्ट्रेलिया में पहले फर्श डलता है, उसके ऊपर घर बनता है, फिर छत बनती है। अच्छा, वहाँ पे घर का भी वैसे लकड़े का ही बनता है ना, पूरा लकड़े का घर? हाँ, लकड़ी का फ्रेम बनता है, बाहर ईंट लगती है, अंदर जिप रॉक लगती है, तो थोड़ा सा मजबूती में उतना नहीं होता, पर उनका बोलना है भी घर में रहना है, युद्ध थोड़ा करना है, एक दूसरे से युद्ध करके उसको तोड़ना फोड़ना है, उसको सुंदर होना चाहिए, ना कि मजबूत, उनका ये मान। अच्छा, वैसे तो अपना वेदर तो इंडिया जैसा ही है, तो अपने पूरा
पक्का मकान बनाए तो भी चलेगा, बट हाँ ठंडी में दिक्कत हो सकती है, ठंडी में बहुत ज़्यादा लगेगी अगर लकड़ा नहीं है तो। नहीं, वेदर प्रूफ करते हैं हम। हमारे यहाँ दीवार के अंदर इंसुलेशन वगैरह डाली जाती है, जिससे छत में भी डाली जाती है, जिससे वेदर कंट्रोल रहेगा। अच्छा, और यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं कि हाँ गेहूं जैसे होता है ना, गेहूं में ऐसा बोलते हैं कि गेहूं में अगर ठंड ज़्यादा पड़ेगी तो गेहूं अच्छा पकेगा। वो कंसेप्ट हमारे इंडिया में सब जगह है ज़्यादातर। तो वहाँ पे तो बारिश और ठंडी तो साथ में चलती है, तो फिर गेहूं उगता कैसे है? मुझे कई बार ये होता है क्वेश्चन, हाँ, वो कैसे गेहूं पॉसिबल है? गेहूं अगर आप, हमारे इंडिया में गेहूं का अब उसकी लिमिट नहीं रही। हम 50 20 क्विंटल आराम से 1 एकड़ से निकाल लेते हैं। हम्म, पर ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में वो रेगिस्तान का ढंग होने के कारण, ज्यादा बरसात ना होने के कारण, यहाँ का गेहूं है वो 5 क्विंटल ही निकलता है, ज्यादा से अच्छा। ज्यादा 7 निकल आएगा एकड़ का। तो इसलिए यहाँ पे वो नेचुरल है। मशीन बीज देती है, उसके बाद सिर्फ वो ज्यादा से ज्यादा आजकल एक स्प्रे करते हैं, उसके वीड की स्प्रे करते हैं और खरपतवार ना हो इसके लिए, पर उसके ज्यादा कुछ नहीं करते। उसके बाद सिर्फ कंबाइन काटती है। वो बहुत हल्की सी होती है उनकी, जो बोलते हैं उनकी ऊपर बल्ली बनी होती है, क्या बोलते हैं आप हिंदी में उसको, हम्म, जिसमें दाने होते हैं, बीज होता हाँ है हाँ जिसमें। हाँ। तो वो बहुत छोटी होती है ऑस्ट्रेलिया में। तो अच्छा। इसलिए उसका फर्क होता है। अगर अच्छी बरसात हो जाती है जिस साल, तो उस साल गेहूं की पैदावार अच्छी हो जाती है, क्योंकि पानी तो लगाया नहीं जाता, ऊंचा नीमा है, पानी तो बिल्कुल भी नहीं लगाते यहाँ पे गेहूं। अच्छा। और जीरा सब कॉटन नेचुरल वगैरह है, उगता है कुदरत वहाँ है। पे कि वो नहीं उगता है? कॉटन, जीरा, कॉटन कपास? कुछ एरिया में है, कपास भी है, बहुत से एरिया में है। बहुत बड़े लेवल पे उगती है, मशीन से चुगाई होती है, क्योंकि आदमी नहीं मिलता यहाँ पे। हम्म, और जो धान है वो थोड़ा सा लिमिटेड एरिया है, गिरफ्त एरिया में कुछ जहाँ पे फ्लैट जमीन है वहां पे धान उगता है, वहां पे पानी थोड़ा सा ज्यादा है तो हो जाता है। नहीं तो कॉटन और धान पॉपुलर खेती नहीं है यहाँ पे। हम्म। अच्छा, तो फिर ये गोरे लोग वैसे खाते हैं क्या है, मतलब अपने यहाँ पे दालें ज़्यादा खाते हैं, तो ये गोरे लोग दाल दाल वगैरह कुछ खाते हैं किसी भी किस्म की के वो तो? यहाँ पे यहाँ पे आदमी से ज्यादा गिनती सूरों की है, आदमी से ज्यादा गिनती भेड़ों की है, आदमी से ज्यादा गिनती गांव की है, हम्म, जो गाय की है। सो हम्म, गोरे लोग ज्यादातर मीट चिकन पे ही सरवाइव करते हैं। वो ये दालें सब्जियां बहुत रेयर खाते हैं पर बहुत कम खाते हैं। सो वो चिकन बहुत पसंद करते हैं, वो बीफ पसंद करते हैं, वो हैम पसंद करते हैं, सारा कुछ। वो उसके सारा दिन ही चाहेंगे तो आप वो ही खाते मिलेंगे। इवन कच्चा भी खाते हैं। सी फूड में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सीधी पकड़ के खा जाते हैं, जो हम तो देख नहीं सकते, वो खा जाते हैं। उनका हम्म। टेस्ट बना हुआ है इसमें। तो फिर ये तो उगता है वो एक्सपोर्ट ही कर देते हैं ना, तो ऐसा ही हुआ ना ज़्यादातर। हाँ, ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो ब्रेड वैसे तो वगैरह चलता है, जैसे गेहूं होता है तो गेहूं से ब्रेड, इनका मेन, इनकी रोटी तो ब्रेड ही है ना। तो ब्रेड हर घर में ब्रेड तो जाता ही है, तो उसके लिए इनका गेहूं वहां पे जो होती है कंजप्शन। और शायद मक्का भी ज़्यादा उगता होगा क्योंकि कॉर्न के रिलेटेड बहुत खाते हैं वो शायद। ज्यादा नहीं बीन्स। है पर मक्की होती है, खास करके केन्स एरिया में जहाँ ट्रॉपिकल वेदर है वहां पे मक्की की खेती होती है, अच्छी होती है। हाँ, पर ज्यादा नहीं है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर ज्यादा पैदा करेंगे ना तो उसकी खपत करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। अभी अंगूर में हमें प्रॉब्लम क्यों आई? अंगूर का प्राइस लास्ट ईयर जो 600 को था, इस साल वो 150 को है, टन है। तो उसमें इतना कमी आई क्यों? क्योंकि चाइना ब्लॉक कर गया। चाइना ने हमें, ऑस्ट्रेलिया को ब्लॉक कर दिया। वो बोले हम नहीं वाइन खरीदेंगे। थोड़े से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा वैसा बयान दिया अमेरिका के पीछे जाके, तो चाइना ने मना कर दिया, हम नहीं लेंगे। तो अभी हम, हमारे वाइन इंडस्ट्री है वो खत्म के किनारे पे है, वो अपने बुरे दौर में है। कारण क्या है? एक्सपोर्ट नहीं हो रही। यहाँ पे तो इतनी लगेगी नहीं, 2.5 करोड़ तो आदमी है, कितनी वाइन लग जाएगी? यहाँ 1000 एकड़ अंगूर लगा हुआ है, तो कैसे लगेगी? तो वहाँ पे तो क्या बोलते हैं कि लोकल लोगों के लिए जो फ्रूट वेजिटेबल्स है वही ज़्यादा लोकल उगते हैं और लोकल लोग खा लेते हैं, और बाकी जो ड्राई फ्रूट वगैरह है, कुछ धान वगैरह है, वो तो एक्सपोर्ट ही करना पड़ेगा, उससे ही कमाई होगी। एक्सपोर्ट, फ्रूट भी बहुत एक्सपोर्ट होता है, फ्रूट भी बहुत एक्सपोर्ट होता है। हमारे पास संतरा भी है, मेरे पास थोड़ा सा ब्लॉक संतरे का भी है। तो संतरा हमारा कोरिया, चाइना और थाईलैंड को जाता था, अभी चाइना बंद है, कोरिया और थाईलैंड को जा रहा है, जापान को जा रहा है संतरा। और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी वहाँ पे मैं देख रहा था अभी कि बहुत एसोसिएशन वगैरह भी बना हुआ है। तो नॉर्मल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे कि इंडिया में है तो गौमूत्र का उसका मेन रूट रहता है, और नीम का है उसमें, गौमूत्र है, फिर यहाँ पे खट्टी छाछ जो है उसका भी बहुत यूज़ करते हैं। तो उसको पूरा एक सिस्टम जो यहाँ पे बनाया हुआ है उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं।
तो वैसे ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब क्या है कि काउ डंग जो है उससे ही खेती करना, पेस्टिसाइड्स जो है वो नहीं यूज करना, ऐसा है क्या है सिस्टम? ऑर्गेनिक सेम ही है, कहीं पे भी जब हवा चलती है ना दुनिया में, तो सभी हम्म, जगह पे सेम ही होती है। यहाँ भी ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर आप शॉपिंग करने जाते हो तो वहाँ पे हम्म, सेक्शन बन चुके हैं कि ये में यहाँ पे ऑर्गेनिक चीजें मिलती हैं। आपको थोड़े से हम्म, पैसे ज्यादा लगते हैं, आपको हर चीज ऑर्गेनिक मिलती है। तो हम्म, खेती अभी पॉपुलर हो रही है स्लोली स्लोली, पर वो यहाँ पे ये आप जैसे हमें गौमूत्र ऐसा कुछ नहीं यूज करते। यहाँ पे ज्यादातर वो समुन्द्र में से निकलने वाली बहुत से ऐसी चीजें हैं जो मछली की पूंछ से बनती है और से चीजों से बनती है, उसको प्रमोट करके उसको ऑर्गेनिक बनाते हैं। हम्म। और पेस्टिसाइड्स और वो सब कम कर देते हैं शायद, ऐसा कुछ करते होंगे। जो तो ऑर्गेनिक ब्लॉक होगा उस पे तो करते ही नहीं, उसको तो वो कभी नहीं करेंगे। वो भी बहुत सारी जैसे नीम वाली या ऐसी चीजें हम यूज करते हैं। हम्म, पर जिसके पेस्टिसाइड, जैसे हमारे ग्रेप्स हैं तो हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, पर हमारी भी एक लिमिटेशन है। जैसे हम्म, हमारा फ्रूट है, पता हमें फरवरी के लास्ट वीक टूटेगा, तो उससे 35 दिन पहले हमें बंद करनी पड़ेगी सारी। हमारी हर फार्म की एक स्प्रे डैरी बनती है, वो डैरी का कंट्रोल उनके पास भी होता है। हमारे स्प्रे करने वाला जो है उसके पास भी होता है, माल के पास भी होता है, जिसको सप्लाई हो रही है उसके पास भी होता है। ऑनलाइन जैसे आज मेरे खेत में स्प्रे हो रही है तो मैंने लिख दिया भी आज सल्फर की स्प्रे होगी वहां पे। हालांकि सल्फर कोई जहर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उसकी भी लिमिट है कि वो 30 दिन से बाद उसकी फसल काट सकते हैं, 30 दिन काट नहीं पाएंगे। तो मेरा जो स्प्रे करने वाला ट्रैक्टर वाला आदमी है वो लिख के जाएगा भी मैंने इतने किलोमीटर की स्पीड पे ट्रैक्टर चलाया, इतने लीटर पानी का रेशो डाला, इतनी उसमें मैंने सल्फर डाली, और इस रेशो से मैंने इतने घंटे में इतनी स्प्रे की, सारा वो लिख के जाएगा। तो वो सारा कंट्रोल सेंट्रल वेबसाइट पे चला जाएगा। तो वो हमारा वायर है जो वो देख रहा है उसको, हमारा वो एक जो दलाल होता है, जो एक मीडिएटर होता है, वो भी देख रहा है उसको। तो अगर पहले हमें दलाल वार्निंग देगा भी अभी नहीं कर पाएंगे आप स्प्रे, तो हम उसको अगर ब्रीच करते हैं तो वो नहीं लेंगे हमारी फसल। बरोबर। तो मतलब खेती जो है वहाँ पे आसान नहीं है, ऐसा हम मान सकते हैं कि भाई यहाँ पे खेती से कमाएंगे या तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसा बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। मैं अक्सर, अगर किसी ने मेरी वीडियोस देखी हो, शायद किसी ने देखी हो आपके दर्शकों में से, अगर नहीं देखी तो देखना। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ वीडियोस में भी, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आए हो पैसे कमाने के लिए, मिलियनेयर बनने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का ऐसा मुल्क है जो 5 साल में आपको घर बार बना देता है। आपको मेहनत करने वाले चाहिए, 10 साल में आप एक अच्छी सेटअप कर लेते हैं, जो सिर्फ 2 ब्रीफकेस लेकर आते हैं, और 2 ब्रीफकेस के बाद 10 साल बाद आपके पास एक अच्छा खासा सिस्टम होता है। पर अगर आप खेती करके चाहे मैं मिलियनेयर बन जाऊंगा कभी, वो बहुत रेयर चांस होते हैं। गिनती के 2 या 4 या 5% किसान हैं जिनके ये काम ठीक बैठा। उनके भी ठीक बैठने का कारण जो मैं मानता हूँ, उनकी फैमिली की यूनिटी। उनके घर के 5-6 लोग इकट्ठे काम कर रहे थे फार्म पे, उनकी खुद की पैकिंग शेड, खुद का मार्केटिंग, खुद का सब कुछ, तो वो कामयाब हो गए। पर जो अगर चाहे मेरे जैसा आदमी सारा दिन घुमक्कड़ है, घूमता रहता है, आज अमेरिका, कल कोई पाकिस्तान है, परसों न्यूजीलैंड है, वो बोले मैं पैसे खेती से कमा लूंगा, नहीं। खेती तभी होती है। मैं उसके लिए आपको इंटरेस्टिंग एक बात भी बताऊंगा जो मैं इंडिया से एक डॉक्टर से सीखी थी। पर मैं खेती उसी वही कर सकता है जो खेती में रहता है और उसके पूरे उसकी लेबर की कॉस्ट की कटिंग करता है, तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। सो मिलियनेयर बनना है तो आप सिटी में रहिए और वहां पे सिटी के काम कीजिए। अगर आप इंजॉय करना चाहते हो, लाइफ स्टाइल जीना चाहते हो, तो खेती बढ़िया है। मैं लाइफ स्टाइल के लिए खेती करता हूँ क्योंकि मेरे पास खुला टाइम होता है, मैं घूमता हूँ, इधर जाता हूँ उधर जाता हूँ, जो होता है कर लेता हूँ। हो जाती है फसल तो बेटर है, नहीं हुई तो अगले साल आ जाएगी, उसमें सबर संतोष ऐसी चीजें आ जाती हैं। पर मैं जैसे आपको बोल रहा था ना, मैं एक बार इंडिया में एक ना किसान मेले पे था बठिंडा में, तो वहां पे एक डॉक्टर ने सवाल किया किसानों से कि सबसे अच्छी खाद कौन सी है, हमारी फसल के लिए सबसे अच्छी खाद कौन सी है। स्पेशल वो बागवानी पे था, बागवानी के लिए उन्होंने बोला। तो सभी ने, किसी ने हाथ खड़ा किया, कोई बोल रहा है नाइट्रोजन, कोई टीएपी, कोई फास्फोरस, कोई कैल्शियम, कोई कुछ बोल रहा है, कोई ऑर्गेनिक की बातें कर रहा है। पर वो डॉक्टर से रला रहा है, नो नो, नहीं नहीं। तो सभी की जिज्ञासा खड़ी हुई, तो फिर क्या हो सकती है, कौन सी सबसे अच्छी खाद कौन सी है। तो डॉक्टर ने बोला भी जो जिम्मेदार होता है ना, जो किसान होता है, किसान के पाम के नीचे जो मिट्टी आती है ना, वो सबसे अच्छी खाद होती है। उसका मतलब नहीं समझे पहली बार में लोग, ये क्या हुआ, ये कैसी बात हुई, किसान के पाम की मिट्टी में कैसे खाद बन गई। तो उसका मतलब ये था कि जहां जहां किसान जाकर अपने पांव रखता है, वहां पे अपने फुटप्रिंट देता है,
तो उसके उसको पता चलता है। अगर मैं अपने बाग में डेली सुबह शाम जाऊं तो मेरे को सुबह पता चल जाएगा कि मेरे बाग में आयरन की कमी है, मेरे बाग में फलां बीमारी आ गई आज ही, मैं इसको यहीं कंट्रोल करूं तो होगी ना वो मिट्टी सोना बन गई ना जो किसान के पाम के नीचे आई। तो उनका कहने का मतलब था कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने फार्म पे जब गेड़ा लगाओगे, घूमोगे, उनको इंस्पेक्ट करोगे तो समझो उसको किसी खाद की जरूरत ही नहीं, फिर आपका टाइम पे उसको कंट्रोल कर लोगे। सो यही बात यहाँ पे है। अगर कोई भी आदमी नजदीक से देख के खेती करता है तो पैसे बना लेता है, वरना तो मेरे जैसे तो चलते हैं बहुत हैं। तो वहाँ पे वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो खेती में जाते हैं, मतलब किस टाइप के वहाँ के लोकल लोग जो है खेती में जुड़ते हैं, मतलब युवा जो है खेती में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, कि अपने इंडिया जैसा ही सिचुएशन है वहाँ पे भी? नहीं, नए नए लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। पुराने लोगों में भी अगर बात करें तो पुराने लोगों को पहले ग्रीक लोग आए यहाँ पे, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इटालियन आए, उनको मिलिट्री लोगों को गवर्नमेंट ने जमीन अलॉट की, उन्होंने बागवानी शुरू की। उनको इटालियन को रिप्लेस ग्रीक लोगों ने किया, ग्रीक लोगों को रिप्लेस इंडियन लोगों ने किया, अब इंडियन लोगों को वियतनामी लोग रिप्लेस कर रहे हैं। नई जनरेशन आती है, नए लोग आते हैं, वो खेती शुरू करते हैं, 10-15-20 साल करते हैं, उनकी जो आगे की पीढ़ी होती है वो नहीं करती, वो शहरों में चली जाती है, डॉक्टर इंजीनियर बन जाती है और बोलती है अपनी खेती है करना, हमने करेंगे नहीं। सेम चीज है, पर यहाँ पे वो नहीं है। पिता पुरखी जो धंधा होता है ना वो बहुत कम है। पिता पुरखी कुछ नहीं है। इंडिया में होता है, जैसे मैंने जब जमीन ली लोगों ने बड़ी मुबारक बधाइयां दी, क्या बात है इतनी जमीन ले ली ये वो, पर यहाँ पे ये बंदा नहीं है। यहाँ पे अगर कोई जमीन ले लेता है तो उसको गले नहीं लगाता, 10 साल की, 5 साल की, 20 साल की छोड़ दी, सारे का सारा फार्म वैसे बना बनाया बेच के निकल गया वहां से। हमारे यहाँ बोलते हैं भी जमीन बेचना माँ बेचना, हमारे ये धारणा बनी हुई है। पर यहाँ पे नहीं है ऐसा। ऐसे यहाँ पे तो लोग आपको मिल जाएंगे, एक आदमी आया 2 साल बाद खेती की, 2 साल बाद अगले को देकर चला गया, वहीं बना बनाया सारा सेटअप। अभी थोड़ा सा चेंज आया ट्रेंड। पहले तो ये था, गोरे लोग क्या करते थे कि उन्होंने जैसे 50 एकड़ में खेती कर रहे हैं मुर्गी, उसके पास 10 ट्रैक्टर है और टूल्स हैं, सब कुछ है, वो वहीं पे छोड़ के आपको बोलेगा मेरे को इतने लाख चाहिए, वो वहां से अपने खुद के कपड़े उठाएगा और चला जाएगा। आपको एक नट बाशल तक भी नहीं लेनी पड़ेगी, वो भी वहीं छोड़ जाएगा। ऐसे सिस्टम होता था उनका, बना बनाया उसका 5-10-20 साल का, कई तो 50-50 साल से गोरे खेती कर रहे थे, वो अपना बना बनाया सारा राज्य से छोड़ जाते हैं वहां पे, भी हमें नहीं चाहिए, अब हमने छोड़ दिया, हम रिटायर हो गए, छोड़ दिया। वो ना पदार्थों में जो मोह कहते हैं, हिंदी में मोह पता नहीं क्या कहते हैं, प्यार जिसको कहते हैं, उसमें ऐसा प्यार नहीं डालते पदार्थों के साथ कि उनको ये लगे बेचना मुश्किल लगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो बड़े प्रैक्टिकल किस्म के लोग हैं। मैं तो कहता हूँ गुरु नानक देव जी ने इंडिया में आए और उन्होंने लोगों ने उनको फॉलो किया, पर असली फॉलोअर जो बाहरले लोग हैं, असली वो कुदरत को भी प्यार करते हैं, वो जानवरों को प्यार करते हैं, वो किसी चीज को ऐसे नहीं, दिल नहीं लगाते किसी चीज से, साथ उसको जब छोड़ना छोड़ सकते हैं। हमारे लोग ये सभी जो 4-5 बुराइयां हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, माफी चाहता हूँ, वो हम हमारे साथ ही पैदा होती है। हाँ, वो भी सही बात है। वहाँ पे तो ये चीज़ चल रही है। और बाकी जो है अपने क्या बोलते हैं, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है, मैंने एक्चुअल में अभी लास्ट 2-3 साल से जो है ना काफ़ी यूट्यूबर भी जो है ऑस्ट्रेलिया के, मतलब वहाँ पे पढ़ाई करने आए हो और फिर वीडियो वगैरह बना रहे हो। तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर बच्चे जो रहते हैं वो अपना क्या बोलते हैं कि लेबर की जो जॉब रहती है, हम इंडिया के कंपेयर में बोल सकते हैं, या तो ब्लू कलर जॉब जो बोलते हैं, जैसे कि कोई ट्रक चला लिया, या तो फिर मॉल में काम कर लिया, या तो खेतों में भी काम कर लिया। तो ये काम लोग करते हैं और इनका पीआर का भी दिक्कत रहता है। रिसेंटली मैंने एक लड़की जो है यूट्यूबर एक है उसका देखा, वैसे तो मुझे लगा कि वो काफ़ी होशियार थी बच्ची, तो उसका कुछ 8 बैंड आया था आईलेट्स में, और उसको यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई के समय ही जॉब मिल गई थी। तो उसका मतलब उसको कुछ करना ही नहीं पड़ा और उसका 2 साल में तो पीआर भी लग गया। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर पॉसिबल है तो शायद जो है, मुझे ऐसा इसका जो पीआर का जो एक कंसेप्ट है उसको कन्वर्ट करना है, तो बच्चों को मास्टर के साथ मुझे लगता है पीएचडी भी कर लेना चाहिए। तो शायद पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई उसमें कोई मैटर नहीं करती। आप ऐसा नहीं है कि पीएचडी करने वाला को पीआर डायरेक्ट मिल जाएगी और कम पढ़े को कम नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। जिस लाइन में आप आए हैं स्टडी करने, मान लीजिए आप कुकरी करने आए हैं, आपको 6 बैंड चाहिए, आपने 6 बैंड लिए और कुकरी स्टार्ट की, 2 साल की पढ़ाई की, उसके बाद जॉब रेडी किया और प्रॉपर उस फील्ड में काम किया, तो आपको पीआर मिल जाएगी। कोई मैटर नहीं पीएचडी का उसमें, सिंपल एक शेफ बने और आपको पीआर मिलेगी। पर कमी कहाँ पे है? हमारे बच्चे आते हैं, वो आकर देखते हैं भी वो कितने घंटे के कमा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं भी मेरी जिंदगी का पहला टारगेट परमानेंट रहे,
रेजिडेंसी है। उनका मतलब ये है कि वो लड़की एज केयर में जाती है, डिसेबिलिटी में काम करती है, $35 घंटे के लेती है। मैं रेस्टोरेंट में जाती हूँ, मेरे को $15 घंटे के मिलते हैं, मैं क्यों करूँ रेस्टोरेंट में? मैं भी 35 वाली जॉब करूंगी। तो वो 35 वाली जॉब पे चलेगी, पर उसका यहाँ पे जो पेपर वर्क है वो खराब हो गया। पहले तो चलता था, ऑस्ट्रेलियन लोग बहुत विश्वास करते थे, जो आपने लिख के दे दिया पेपर उनको मानते थे भी इसकी डिक्लेरेशन है वो सच होगा। पर बाद में पता चला कि हम फर्जी कागज, फर्जी काम चलानी, टैक्सी चलाना, ट्रक और जॉब डाल रहे हैं हम कुकरी में और बेकरी में और कहाँ पे। तो वो क्या होता था, उससे वो गवर्नमेंट को पता चल गया। अब गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती। अगर आप जिस फील्ड में पढ़े हैं, जिस फील्ड में आए हैं, उसी में काम कर रहे हैं, तो आपको 2 साल में जॉब वो पीआर मिलती है। 2, 2.5, 3 साल में भी आप अपनी लाइन पे चढ़ जाते हो। पर मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने अपने फील्ड में काम नहीं किया, तो उनको बहुत टाइम लग जाता है। मौके भी तो वापस भी चले गए बहुत सारे लोग, नहीं जब उन्होंने समझा भी गोरे लोग तो बेवकूफ होते हैं, उनको तो अकल नहीं होती, तो पागल होते हैं। उनको एक दिमाग में जची होती है भी ये गोरे है ना, वे बड़े सॉफ्ट है, इनको जे हमारे जैसा काम नहीं कर सकते, इनको उतना ज्ञान नहीं। ये हमारे एक बोल देते हैं सीधा सीधा आदमी है, जो तो सीधा है बिल्कुल, इसको तो ज्यादा ज्ञान नहीं है। वो सीधे नहीं है, वो सच्चे हैं, बस इतने फर्क है। सीधे अभी तो वो सच्चे भी नहीं रहे, क्योंकि हमने उनको सिखा दिया भी झूठ कैसे बोले जाते हैं, कैसे कैसे हम झूठ बोलते हैं, उसको आप कैसे फॉलो करो। मैं माफी चाहता हूँ इन बातों को, सभी नहीं ऐसे, पर है, अभी हो चुका है, ये कुछ शुरू हो चुका है। सो इससे कई बार हमें भी ये महसूस होता है, हमारे बच्चे इंडिया आते हैं, जब जाते हैं इंडिया, हमारे बच्चे जाकर वहां पे मजाक का पात्र बनते हैं। बड़ा दुख लगता है इस बात का, क्योंकि हमारा बच्चा सच बोलेगा। उसको स्कूल में एजुकेशन दी गई है भी तेरे को सबसे पहले तू खुद देख रहा है, और जाकर तू अपनी नजर में गिर गया तो कहीं से उठा नहीं जाएगा। सो झूठ नहीं बोलना, जो सच है सच पे रहना है। हमारा बच्चा जाएगा इंडिया में, सच बोलेगा, सच बात करेगा, साफ सुथरी पूछेगा, तो वहां के बच्चे समझते हैं ये तो मूर्ख है, इसको तो अकल ही नहीं, ये क्या कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, इसको बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा है, मसाला नहीं ला रहा, ड्रामा नहीं कर रहा है। वो उसको फिर इसलिए वो बोलते हैं मूर्ख है, जो सीधा है, इसको तो ज्ञान नहीं है दुनियादारी का। ज्ञान है उसको, पर उसको उसका एक उसकी परवरिश ऐसी हो गई है यहाँ के रहने एनवायरमेंट में रह के, वो गलत काम नहीं कुछ करता। सो इसीलिए यहाँ पे सिस्टम है, अगर आप सही काम करते हो, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उन्हीं को प्रॉब्लम आती है जो काम कुछ करते हैं, पीआर किसी में डालते हैं, रहते कहाँ है, शो कहाँ पे करते हैं। अभी वो रहा नहीं, अभी चिप सिस्टम हो गया, हर आदमी पकड़ा जाता है, कहाँ पे बैंक यूज कर रहा है, कहाँ पे पेट्रोल डलवा रहा है। पहले क्या था, 800 किलोमीटर दूर जाली एड्रेस पे पीआर डाल रखी थी। अभी 1 मिनट में पता चल रहा है कि आपका फोन कहाँ चल रहा है, आप डेली काम कहाँ पे जा रहे हो, आपकी गाड़ी कहाँ पे चल रही है। तो आप कैसे चोरी होगी, कैसे आप चीट कर सकेंगे? सही बात है। तो बेसिकली पीआर के पर बहुत लोगों को ये भी होता है ना कि भाई जो उन्होंने पढ़ाई की है तो उसमें उसको जॉब ही नहीं मिलती है, तो फिर वो तो क्या करेगा कि जो भी मिल रहा है अभी करेगा ना। तो नहीं, उस तरीके से तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये भी झूठ है। जॉब मिलती है, जॉब उनको मिलती नहीं, वो सिटी में आ जाते हैं, मेलबर्न में आ गए, सिडनी में आ गए, ब्रिस्बेन में आ गए, वहां बड़ी सिटी है, तो वहां पे नहीं मिल रही जॉब। अगर किसी ने खेती बाड़ी में पढ़ाई की है तो वो मेलबर्न में रह के बोले भी मैं पीआर ले लूंगा, कभी नहीं होगी। अगर वो कंट्री साइड आके तो देखे ना, खेती वाले तो हमारे पास रोज आते हैं, मिलते कर रहे हैं, अभी हमारे पास आदमी चाहिए हमें काम करने के लिए, पर वहां गर्मी में करना नहीं काम। हमने पढ़ाई तो कर ली हमने एग्रीकल्चर में, पर गर्मी में हमने खेत में जाना नहीं। हम तो एसी में रहना है, एसी में टैक्सी चला लेंगे, ज्यादा से ज्यादा एसी में एज केयर चाइल्ड केयर कर लेंगे। तो फिर ब्लेम करते हैं वहां पे पीआर नहीं मिल रही। अगर ऑस्ट्रेलिया वीजे दे रहा है ना, अगर ऑस्ट्रेलिया वीजे दे रहा है, वो किस लिए दे रहा है? वो इसीलिए दे रहा है ना, अपने कंट्री एरिया को, वो जो उनके पास खालिस्तान है उनको भर सके। तो वो अगर भर नहीं रहे, वो तो मेलबर्न सिडनी में इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? ये क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर ट्रेडिंग करके बच्चे कमा सकते हैं कि इतना उसमें नहीं जमेगा उनको? जैसे होता है ना कि एक तो पढ़ाई करके प्रॉपर फील्ड में जाके एग्रीकल्चर कर लिया, और एक जो है जो उग चुका है उसको फिर मार्केट में बेचना। जैसे इंडिया में तो ये बहुत ट्रेडर्स जो है बहुत बड़ा एक मतलब है, पैसे वाले लोग हैं। जैसे किसान जो है वो मजदूर जैसा हालत है इंडिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में भी किसान के बीच में और ट्रेडर जैसा कुछ उसमें कमा सकते हैं। या तो कि किसान ही इतने स्मार्ट है कि वो अपना माल खुद ही बेच देते हैं, सब डील खुद ही कर लेते हैं। सब कुछ है जी, सब कुछ कर सकते हैं। मेरा तो एक मानना है अभी कोई भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में अगर आप स्मार्ट हो, आप मेहनत करते हो, ईमानदारी रखते हो, तो कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है यहाँ आप पैसे नहीं बना सकते। हर फील्ड में बना सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया यही बड़ी बात है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है। इंडिया में आप भीड़ होती है, भीड़ में आपको मार्केट बहुत अच्छी मिल जाती है, पर आपको वहां पे
कई किस्म का खतरा रहता है, अभी आपका पैसा आएगा नहीं आएगा, ऐसा कई पंगे होते हैं, चीटिंग की प्रॉब्लम। यहाँ वो नहीं है, अगर ईमानदारी से आप मेहनत करके अपना एक ब्रांड बना लिया, अपना नाम बना लिया कि फला आदमी है, उससे हम जो कुछ खरीदते हैं वाकई वो ऐसे ही निकलता है और ऐसे ही काम करता है, तो क्यों नहीं चलेगा। मेडिटेटर में भी बहुत से लोग कामयाब है यहाँ पे। अच्छा, तो ऐसा भी मतलब कर सकते हैं कि अलग अलग किसानों को कांटेक्ट करके पूरा नेटवर्क बनाया और फिर वहां से उसका ट्रेडिंग कर दिया, और मे भी सब कुछ चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी बेचा, या तो फिर कोई और कंट्री में जाके डील कर ली, एक्सपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट। मुझे लगता है वो क्या बोलते हैं कि सूखा मेवा है वो भी काफी बिकता होगा, क्योंकि वो भी काफी। बादाम बहुत एक्सपोर्ट होता है जी, बादाम बहुत। मेरे पास रोज लोग आते हैं अपने बादाम एक्सपोर्ट करने आते हैं, मैं बोलता हूँ कितना करेंगे, वो बोलते हैं हम 10 क्विंटल ले लेंगे, 20 क्विंटल। तो फिर मैं उनको बताता हूँ यहाँ तो कम से कम जब शुरू होगा ना तो टनों में होगा, अभी 50 टन लेना है या 100 टन लेना है, तो अच्छा। उतना बड़ा हमारे पास अप्रोच नहीं होती कई बार, फिर पीछे हट जाते। और ये अपने इंडियन कम्युनिटी मतलब फार्मर कम्युनिटी कैसा कुछ वहाँ पे है? जैसे मैंने एक बार देखा था कि सिख जो है अपने, तो उनके सभी गुरुद्वारे का एक पूरा वर्ल्ड वाइड एक नेटवर्क है। तो आप किसी का भी एड्रेस, कांटेक्ट, फ़ोन नंबर निकाल सकते हैं वहाँ पे। आपको कुछ रहना हो, ऐसा कुछ चाहिए तो वो वेबसाइट से ही निकल जाता है। ऑस्ट्रेलिया हो या तो कोई भी कंट्री में, यूरोप में भी चले जाओ, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक फार्मर का भी कोई बना के रखा है कि भाई वेबसाइट वगैरह की इंडियन फार्मर भी हो या तो हर फील्ड के लोग हो इंडियन, ऐसा कुछ है कि ऐसा आजकल वो फिक्स नहीं है, सब छोटा छोटा है? नहीं, कई बार मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है। अगर हम गुरुद्वारा साहब का नेटवर्क की बात करें तो ऐसा कोई नेटवर्क अभी तक नहीं दिखाई देता जहाँ पे आपको सारे सिखों के नंबर और कॉन्टैक्ट्स मिल सके, नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी लोग पब्लिकली नंबर देना नहीं चाहते। जहाँ ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा सेंट्रल पॉइंट नहीं है। हाँ, आजकल गूगल सेंट्रल पॉइंट है। अगर मान लीजिए हमारे ऑस्ट्रेलिया में अभी 70 के करीब गुरुद्वारा साहब है, तो 70 गुरुद्वारा साहब के गूगल पेज बने हुए हैं, तो जब ऑस्ट्रेलिया में आप गुरुद्वारा साहब लिखेंगे तो सभी आ जाएंगे, उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी आ जाएंगे। अगर किसी में कोई जिज्ञासा है कुछ करने की, कुछ जानने की, कुछ ढूंढने की, तो वो ढूंढ ही लेगा, वो 1 मिनट में नंबर। मैं आपको आज एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ऑस्ट्रेलियन लोगों का काम करने का स्टाइल देखो। आज मेरे को एक कॉल आती है सिडनी से, बहुत सी स्पैम कॉल आती है, पर आज एक नंबर से कॉल आती है मेरे को सिडनी से। उन्होंने बोला भी मैं मिस्टर डेविड बोल रहा हूँ और चैनल 7 से बोल रहा हूँ। चैनल 7 बहुत फेमस चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है, जानकर मान लीजिए आपका विजी नेटवर्क की तरह है वैसे। चैनल 7 से बोल रहा हूँ मैं। बोलिए आपको मेरा नंबर कैसे, क्या चाहिए? वो बोले आप फार्ली रोड पे आपका ब्लॉक है, खेती करते हैं? मैं बिल्कुल करता हूँ। उसके कॉर्नर पे एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में फला आदमी रहता है, मेरे को फ्लड के बारे में उससे जानकारी लेनी है। तो देखो, उसने मेरा नंबर ढूंढा। उसने कैसे ढूंढा? उसने गूगल किया, उस एरिया को गूगल किया, उस एरिया में गूगल करके देखा नजदीक में कौन कौन से घर हैं, तो उनके कॉन्टेक्ट नंबर देखे, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर था वहां, तो मेरे को कॉल कर ली। वो बोला आपके पास 7 से 300 मीटर दूर है, अगर आप कुछ अरेंज कर सको तो, क्योंकि जो प्रेशर तो डालते नहीं किसी पे। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं अभी आपको अरेंज कर देता हूँ। मैंने मेरा वहां पे वर्कर थे, मैं उनको बोला कि आप वहां पे जाओ और उनका नंबर लेके मेरे को अभी बताओ। उन्होंने 5 मिनट में नंबर दे दिया। सो अगर किसी ने ढूंढना है किसी को भी हेल्प के लिए तो मिल ही जाता है। मेरे पास रोज अनगिनत फोन आते हैं खेती करने वाले लोगों के, खेती में जाने वाले लोगों को। कल अकेले बाहर से नहीं आते मेरे को, पाकिस्तान से, मेरे को यूके से, मेरे को जापान से, मेरे को पता नहीं कहाँ से। पिछले दिन फिजी से किसी की कॉल आई। हर देश से मेरे को पास कॉल आती है, ढूंढ लेते हैं। अगर किसी को इच्छा हो ना, वो ढूंढ ही लेता है। और ये अपने 2022 में अपने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में कुछ ऐसा उसने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है? खाली अनाउंसमेंट किया, मुझे पता नहीं है कि इंडियन लोगों को भी ये लोग वर्किंग हॉलीडे वीज़ा जो है वो देंगे 1 साल का, कुछ 1000 लोगों को। पर वो कुछ स्टार्ट अभी किया हो ऐसा लग नहीं रहा है। वो अभी तक अनाउंसमेंट है, शुरू नहीं हुआ, पर सिर्फ 1000 लोग का है। 1000 लोग की पोजीशन ये है। अभी जब ऑन करेंगे ना वो बटन ऑन करके ऑफ करते करते 50,000 लोग अप्लाई करते हैं। ऐसा सिस्टम है। सो वो कोई काम का नहीं है हमारे यहाँ। जो यूरोपियन कंट्री है उनको वर्किंग वीजा देते हैं, चाइनीज को दे देते थे और कई कंट्रीज को देते हैं, क्योंकि वो लोग ईमानदारी से आते हैं। 3 महीने 6 महीने का वीजा लगाते रहते हैं और वर्क करते हैं। 5-7 हजार $10,000 बढ़ते हैं और वो पैसे लेने नहीं आते यहाँ पे। वो क्या करते हैं, वो यहीं पे स्पेंड कर जाते हैं, घूमते हैं, ऑस्ट्रेलिया देखते हैं। उनका डिफरेंट मकसद है, हमारे यहाँ मकसद नहीं है। हमारा मकसद होता है अभी एक बार ऑस्ट्रेलिया चले जाए, आएंगे नहीं, फिर कैसे भी हो जाए। वो तो वर्किंग हॉलीडे होगा नहीं,
फ्यूचर में नहीं हो हाँ पाएगा। तो 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 वो इसलिए उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, सरकार को उससे क्या बेनिफिट है? सरकार को बेनिफिट ये है, यूरोपियन लोग आते हैं, वो 6 महीने रहते हैं, 6 महीने में उन्होंने $20,000 कमाया, तो $22,000 यहाँ खर्च के जाएंगे, 2,000 ज्यादा ही खर्च के जाएंगे अपने से, और सारा घूम के जाएंगे। जब घूमेंगे कितनी टूरिज्म क्रिएट होगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उनका क्या, उन्होंने काम भी करवा लिया अपना और पैसे भी अपने पास रख लिए। दो चीज होगी ना सरकार की, टैक्स भी ले लिया। हाँ, तो वो पर्पज उन लोग कंट्रियों के लिए है जो लोग कंट्री नंबर में ग्रेड में अच्छे हैं, जिनके लोग चीटिंग नहीं करते। माफी चाहता हूँ, हमारा तो पहले मकसद ऐसा होता है, एक बार धरती पे मतलब वापस नहीं जाएंगे वो, फिर नहीं आएंगे। और दूसरी चीज़ के जो लोग वहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए भी अपने अपने आते हैं, तो कोई भी आता है, तो जैसे आजकल तो जो है ट्रैवल व्लॉगिंग एक बहुत बड़ा वो हो गया है, तो वो क्या मतलब क्या बोलते हैं, बिजनेस पर्पस उसको मानते हैं ट्रैवलिंग के टाइम पे व्लॉगिंग करना, मतलब ऑस्ट्रेलिया के, कि वो तो अलाउ करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल वीज़ा पे जो लोग आते हैं। हाँ देखो, उसमें डिफरेंट वो चीज है, अगर आप कमर्शियल लेवल पे यूज कर रहे हैं कोई काम, कोई वीडियो बना रहे हैं, कोई शूट कर रहे हैं, और उसको आपका कमर्शियल बेनिफिट लेना चाहते हो, तो चल गया, पर अगर पकड़े गए तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको उसके लिए एंटरटेनमेंट और जर्नलिज्म या ऐसा वीजा लेना पड़ेगा, नॉर्मल टूरिस्ट वीजे में नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप पर्सनल ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कोई पर्सनल काम कर रहे हैं और उसको कमर्शियल यूज नहीं कर रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई नहीं रोकता। मतलब ये यूट्यूब पे डालना तो वो कमर्शियल मानते हैं कि वो तो नहीं मानते हैं? वो एंगल देखते हैं कैसा है, इसका एंगल देखते हैं कि किस एंगल से डाला है, सब कुछ पता चल ही जाता है। अभी एक अब मेरे ब्लॉग है, मैं दुनिया भर में जाता हूँ, बहुत सी कंट्री में जाया, तो मेरे ब्लॉग से क्लियर शो हो जाता है भी ये कमर्शियल चैनल नहीं है, ये पैसे नहीं लेता कहीं से, ना बनाता है, तो कोई मेरे को दिक्कत नहीं आई कभी। अच्छा, तो ये आप पाकिस्तान भी गए थे, तो एग्रीकल्चर टूरिज्म किया था कि कोई और चीज़ वहाँ पे क्या था वो उसका कुछ? देखो, मेरा वैसे पाकिस्तान में मेरा मकसद पिलग्रिम था, मैं धार्मिक वीजे की तरफ से, क्योंकि अच्छा। वहाँ पे हमारे पहले गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान भी है, और उन्होंने वहाँ पे अपनी ज्योति समाया, तो मेरा पहला मकसद तो वो था। पर हाँ, उस दौरान मैं गया, फार्मिंग भी देखी, वहाँ बड़े बड़े लोगों से मिला, पॉलिटिशियन से मिला, और मैं देखा कैसे कैसे वहाँ का सिस्टम है। सिस्टम को दूर से देखना, समझना और लोगों के बारे में जजमेंट करना अलग की बात होती है, पर जब जाकर रहना, देखना, मिलना, वो अलग होता है। सो मैंने 12 दिन पाकिस्तान में लगाए। स्पेशल मैं लोगों के घरों में रहा, क्योंकि मेरे फॉलोअर बहुत हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे ज्यादा मेरा शो देखते हैं, मेरी राइटिंग्स बहुत पढ़ते हैं। इवन मेरी किताब आई है कैंगरू नामा, उसको अभी 8 साल से ऊपर हो गया है, 14 से आई है, तो अभी भी हॉट जा रही है, उसका हर 6 महीने बाद नया एडिशन आ रहा है। अभी पाकिस्तान में वो शाहमुखी में छपी है किताब, जैसे हमारी पंजाबी 2 लैंग्वेज में लिखी जाती है लिपि में, गुरमुखी और शाहमुखी। गुरमुखी तो जो हमारी टिपिकल पंजाबी है वो इधर पंजाब में और बाकी दुनिया में पढ़ी जाती है, और शाहमुखी पाकिस्तान में पढ़ी जाती है, जो देखने में उर्दू जैसे होती है। तो मेरी किताब का जो उसकी लिपि अंतर हुआ वो पाकिस्तान में हुआ था, मैं उसी के इनॉग्रेशन पे गया था। सो वहाँ पे बहुत सारे मेरे पाठक थे, तो मैं उनके साथ रहा, उनके घरों में रहा, और उन्होंने बहुत घुमाया, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा। अभी वहाँ पे भी कुछ खिल्लत चल रही है ना, कुछ धान वगैरह की, उनको भी कुछ अभी दिक्कत चल रही है? वो चलती रहेगी जी, वो तो पहले भी जब मैं गया था इलेक्शन चल रहे थे, उस टाइम इमरान खान को उतारा था और दूसरी टीम बैठी थी, तो वो भी चल रहा है। वो स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में, सबको पता है भी स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं है। पर मेरा ये मानना है, जो आम लोगों के बीच में दरार डाली हुई है ना पॉलिटिशियनों ने, चाहे वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, चाहे अमेरिकन है, चाहे इंडियन है, मैं उसको बहुत बुरा मानता हूँ। जमीन पे जाएंगे ना आप सोच नहीं सकते कितना प्यार मिलता है आपको। कोई बात नहीं, कोई चीज की किसी आम लोगों के मन में कोई है ही नहीं कुछ भी, जो सिर्फ पॉलिटिशियन है, जो हमारे आंखें दिखा रहे हैं एक दूसरे को, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे काफ़ी हमने लंबी बात कर ली, आप भी मुझे लग रहा है थक गए होंगे। बहुत सारा नॉलेज जो है मैंने आपसे निकाला है, और लोगों को भी वो जो है, मतलब जो एक क्वेश्चन रहता है ना, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि भाई क्या करते होंगे, कैसा होगा, इंडिया का अच्छा है, वहाँ का क्या है, तो ये सारे हमने ये वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो काफ़ी मतलब मुझे भी सीखने को मिला है, और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, ऐसा कुछ होगा तो फिर फ्यूचर में फिर से हम कुछ करेंगे, और मतलब एक बार फिर से कुछ इस तरीके का टॉक करेंगे, अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं उसको करने के लिए। तो यहाँ पे आज का जो है ये क्या बोलते हैं कि डिस्कशन हम यहाँ पे एक एंड करेंगे, और काफ़ी मतलब मुझे तो मज़ा आ गया। मुझे भी ये जो ऑस्ट्रेलिया की खेतीबाड़ी में बहुत सारे वो थे, वो सॉल्व हो गए, और ये पीआर का जो लोग खोजते रहते हैं उनको भी उनका आंसर मिल गया होगा, सभी जितने बच्चे हैं जो पीआर
के लिए गलत रास्ते करते हैं, वो आपने एग्जैक्ट बता दिया कि भाई क्या करना है, और मुझे लगता है उससे लोग सीखेंगे और वही रास्ता अपनाएंगे जो आपने बताया है, और उनको सक्सेस भी मिलेगा, वो भी 100% चीज़ है। तो जी आप भी जी। कुछ कहना जय चाहते हो तो समरी भाई। में आप कहिएगा, जो भी आपको इच्छा हो। बिल्कुल जय भाई, मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके। पहली बार हमारी बात हो रही है। मैं बता दूं अपने दर्शकों को, मैं कुछ नहीं जानता। जय भाई का कल मैसेज आया, मैंने कुछ नहीं पूछा आप कहाँ पे हैं, क्या चैनल है, क्या करते हैं। मेरे को इन चीजों से कोई मकसद नहीं, मेरा काम है, मेरे को मेरे उस्ताद लोगों ने सिखाया है। अगर आपके पास कुछ है इसको बांट दो, एक दूसरे के साथ बांट के छक लो, खा लो, बस हमारा सिंपल सा वही फार्मूला है। उसके तहत ही मैंने आपसे बात की है। और मैं दो चीज जरूर कहूंगा। एक तो मैं आपसे सभी आपके दर्शकों को कहूंगा भी, अगर कोई भी ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपने जानकारी लेनी है, ठीक है वो पंजाबी में है, हमारे ब्लॉग पेंडू ऑस्ट्रेलिया चैनल पे जाओगे तो पंजाबी में है, पर आपको 600 से ऊपर वीडियो मिल जाएगी। एक भी वीडियो आपको ऐसे नहीं लगेगी भी आपका टाइम बर्बाद हुआ। आपको समझ में दिक्कत आ सकती है पर टाइम बर्बाद नहीं होगा, कुछ नया ही आपको होगा उसमें। कभी रिपीट नहीं है, कभी भी मेरी किसी वीडियो में रिपीट बात नहीं है। अगर कल को भी आप मेरे से बात करोगे ना, कल को भी मैं आपको नई बातें सुनाऊंगा। ये मेरा इतनी चलो एज का फैक्ट हो गया, या मेरी प्रैक्टिस होगी, या वो अलग से बात है। एक तो मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा। दूसरा, मैंने शुरू में अपनी हिंदी के बारे में बोला था, ये मेरी अच्छी नहीं है तो माफ करेंगे सभी, पर मैं आपसे कहता थोड़ा सा क्वेश्चन हुआ, आप जाते जाते आंसर दे देना। अगर मेरे को हिंदी के आइलेट्स में बैठना पड़े और एग्जाम देना पड़े, कितने बैंड दोगे आपके? मैं तो 8 दूंगा। कोई इसमें आपकी स्पीच में मुझे तो कुछ वो लगा नहीं, आपने जैसा बोला था ऐसा प्रॉपर हिंदी है, जैसे ही होती है ऐसी ही है। क्योंकि मैं तो, मेरा भी नेटिव हिंदी नहीं है, मैं भी गुजराती हूँ, तो वही चीज़ है। वो दोनों का सिचुएशन सेम ही है, दोनों का हिंदी एक जैसा ही है, कोई ज़्यादा इस पर डिफरेंस मुझे नहीं लगा। 8 से 9 बैंड आपको आराम से मिल जाएंगे। चलो, मैं दर्शकों में कोई कहता हूँ इस वीडियो को जहाँ जहाँ देखें तो इसके ऊपर आप मेरे चैनल का लिंक जरूर डाल देता है। अगर कोई देखना चाहे तो जरूर देख लेंगे। और दूसरा, मेरे बैंड जरूर देते जाएं सभी जाने, फिर मैं भी टाइम पास कर लेते हैं पढ़कर। श्योर श्योर। चलिए, सत श्री अकाल, थैंक थैंक यू, यू सो मच, नमस्कार, आबाद, बहुत